दोस्तों बॉलीवुड खुल्लम खुल्ला के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। देखो, घंटी आप नहीं दबाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा जब मैं नया वीडियो डालूंगा। फिल्म काल की 15 दिन का बिजनेस कर चुकी है और अब बहस ये हो रही है कि भाई ये फिल्म हिट है या फ्लॉप है। आप सभी जानते हैं कि इस फिल्म का बजट है 600 सीआर। 600 सीआर बहुत बड़ा बजट होता है। 600 सीआर कितना बड़ा बजट है इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि बाहुबली 1 और 2 का टोटल बजट था 500 सीआर और दोनों बाहुबली का मिलाकर हिंदी में बिजनेस हुआ था 1000 सीआर प्लस, और तब बाहुबली 1 और 2 को हिट माना गया था। काल्की के निर्माताओं ने यह ऑफिशियली बता दिया है कि उनको कहां से कितना पैसा मिला है। निर्माताओं का कहना यह है कि तेलुगु वर्जन का शेयर उनको मिलेगा तकरीबन 125 सीआर, ओवरसीज से मिलेगा 75 सीआर, कन्नड़ा, तमिल और मलयालम वर्जन से मिलेगा 50 सीआर का शेयर। और निर्माताओं के मुताबिक उन्होंने इस फिल्म के डिजिटल राइट्स बेचे हैं 250 सीआर में, यानी कि ये टोटल हो गया 500 सीआर। यानी कि सब कुछ डिडक्शन के बाद जो निर्माता है उनको हिंदी से शेयर मिलेगा तकरीबन 100 सीआर का, यानी कि ये टोटल 600 सीआर हो गया। तो यानी कि फिल्म पर जो इन्वेस्टमेंट हुआ था वो भी 600 सीआर था और जो रिकवरी हुई है वो भी 600 सीआर हो गई है। निर्माताओं का कहना यह है कि भाई उन्होंने कुछ भी नुकसान नहीं किया और यही वजह है निर्माता कह रहे हैं कि भाई उनकी फिल्म हिट फिल्म है। लेकिन मुझे आप ये बताइए कि दुनिया में इतना बड़ा उल्लू का पट्टा कौन बिजनेसमैन है जो 600 करोड़ रुपए लगाकर 2 साल तक मेहनत करेगा और फिर 600 करोड़ रुपए ही रिकवर करेगा। 600 करोड़ रुपए का 2 साल का इंटरेस्ट ही तकरीबन 120 सीआर बनता है। तो अगर 600 सीआर इन्वेस्टमेंट करके और 2 साल मेहनत करके 600 सीआर वापसी मिला है तो इसका मतलब यह हुआ कि बहुत भारी घाटा हो गया है और इसका मतलब यह है कि फिल्म सुपर डुपर फ्लॉप हो गई है। बहुत सारे ट्रेड वालों का और क्रिटिक्स का यह कहना है कि भाई ये फिल्म हिट इसलिए है क्योंकि इस साल में किसी और फिल्म ने इतना बड़ा बिजनेस नहीं किया। अरे भाई, इस साल में कोई इतनी बड़ी फिल्म रिलीज भी नहीं हुई। इस साल में ऐसी कोई फिल्म भी रिलीज नहीं हुई जिसका बजट 600 सीआर हो। काल्की को सिर्फ इस वजह से हिट नहीं कहा जा सकता कि भाई इस फिल्म ने इस साल में सबसे ज्यादा बिजनेस किया है। बिल्कुल करेगी, क्योंकि इस फिल्म की स्टार कास्ट इस साल में रिलीज होने वाली फिल्मों में सबसे बड़ी है। इस फिल्म का बजट सबसे बड़ा है 600 सीआर। तो अगर 600 सीआर रिकवर कर लिया है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ कि ये फिल्म हिट है। इसका मतलब ये है कि ये फिल्म फ्लॉप है। आप सभी जानते हैं कि सोनाक्षी सिन्हा की शादी जहीर से हो गई है, यानी कि एक मुस्लिम लड़के के साथ हो गई है और जिस दिन से ये शादी हुई है उस दिन से कुछ ना कुछ बवाल हो ही रहा है। आप सभी जानते हैं कि सोना की शादी में उसका भाई लव सिन्हा शामिल नहीं हुआ था क्योंकि वो नाराज था और कुछ दिनों के बाद लव ने सोशल मीडिया पर कुछ लिखा था और सोना के ससुराल वालों के बारे में बात की थी। यानी कि लव सोना के ससुराल वालों से दूर रहना चाहता है, उनसे ज्यादा मित्रता बढ़ाना नहीं चाहता। अब लव सिन्हा ने यह कहा है कि वो इसलिए भी अपनी बहन से नाराज है क्योंकि सोनाक्षी ने कभी भी उसकी हेल्प नहीं की और यही वजह है कि लव का करियर नहीं बन सका और वो फ्लॉप होकर घर पर बैठा हुआ है। देखो लव भाई, वैसे तो ये आपका फैमिली मैटर है, मैं इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप अपने करियर के लिए अपनी बहन को ब्लेम कर रहे हो तो ये बिल्कुल ही गलत है। हकीकत ये है कि आप में जीरो टैलेंट है। हकीकत ये है कि अगर पूरा बॉलीवुड भी आपकी हेल्प करे तब भी आप कुछ नहीं बन सकते, कुछ नहीं कर सकते। और भाई साहब, आप मुझे बताइए कि क्या बॉलीवुड के आप अकेले नेपो किड हैं जो घर बैठे हुए हैं फ्लॉप होकर? अरे भाई साहब, राज बब्बर साहब के बच्चे घर बैठे हुए हैं, मिथुन दा के बच्चे घर बैठे हुए हैं, विनोद खन्ना साहब के बच्चे घर बैठे हुए हैं। बॉलीवुड के सभी बच्चे फ्लॉप होकर घर पर ही बैठे हुए हैं आपकी तरह। ना उनमें टैलेंट है ना आप में टैलेंट है। तो अगर आप ये कह रहे हो कि भाई आपकी बहन ने आपकी हेल्प नहीं की और आप इसलिए फ्लॉप हो तो ये बिल्कुल गलत है। आप में से बहुत लोग सिद्धांत यानी कि झुग्गी एक्टर को जानते ही होंगे। अब इस झुग्गी एक्टर ने एक नया शगुफा छोड़ा है और उसका कहना यह है कि उसने तृप्ति डिमरी यानी कि बांटने वाली हीरोइन का कैरियर नीचे से ऊपर तक जाते हुए देखा है। झुग्गी एक्टर का कहना यह है कि जब तृप्ति और मैं धड़क 2 की शूटिंग कर रहे थे तो कोई उस बेचारी को पानी भी नहीं पूछता था, कोई उस बेचारी को चाय भी नहीं देता था, लेकिन जैसे ही एनिमल हिट हुई
वैसे ही सेट पर सभी का रवैया बदल गया। जिसको देखो वो तृप्ति से पूछता था कि आपको कौन सी चाय दूं, मसाला चाय दूं, दूसरी चाय दूं, मैडम आप क्या खाओगी, आपके लिए ये लेकर आऊं कि वो लेकर आऊं। और जहां तक मुझे पता है कि करण जौहर अपने एक्टर्स को कभी भी हैरेस नहीं करते हैं। करण जौहर अपने एक्टरों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं। अगर झुग्गी ये कह रहा है कि एनिमल से पहले तृप्ति को हैरेस किया जाता था और एनिमल के बाद उसको इज्जत दी जाने लगी थी, तो ये बिल्कुल गलत है और एक तरह से झुग्गी एक्टर करण जौहर की रिपुटेशन को खराब कर रहा है, करण जौहर की इंसल्ट कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि करण जौहर को, इस झुग्गी एक्टर को फौरन ही अपने प्रोडक्शन हाउस से निकाल देना चाहिए, लात मारकर भगा देना चाहिए। दोस्तों ये तो आप सभी जानते हैं कि दीपिका पादुकोण प्रेग्नेंट है, जल्दी ही मां बनने वाली है। लेकिन बच्चे के पैदा होने से पहले ही दीपिका और डबल ढोल की रणवीर सिंह ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है। ये दोनों किसी पार्टी में गए थे, वहां इनको 6 नंबर ओरी मिल गया और आप सभी को पता है कि मीठा ओरी जिसको भी मिलता है उसके यहां हाथ रखकर फोटो खिंचवाता है। और आप सभी जानते हैं कि रणवीर भी डबल ढोल की है, यानी कि आधा ओरी है। तो रणवीर सिंह ने ओरी के यहां ऐसे हाथ रखा, लेकिन ओरी ने अपना हाथ दीपिका के पेट पर यानी कि बच्चे के ऊपर रखा। और आप यकीन कीजिए दीपिका ने यह बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है, बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगर 6 नंबर ओरी ने ऐसे हाथ रख दिया है पेट पर, तो भाई साहब मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि बच्चा मिठाई पैदा होगा जैसा ओरी है। मुझे ऐसा लगता है कि दीपिका को फौरन ही किसी पीर फकीर को मिलना चाहिए, उससे पूछना चाहिए कि इसका तोड़ क्या है, क्या किया जाए कि बच्चा ओरी जैसा मीठा पैदा ना हो। आप सभी जानते हैं कि अंबानी के बेटे की शादी होने वाली है और पिछले 1 साल से प्री वेडिंग सेलिब्रेशन चलते आ रहे हैं और यही सब देखकर अनुराग कश्यप की बेटी आलिया कश्यप ने कहा है कि अब यह शादी नहीं रही है बल्कि ड्रामा हो गया है, सर्कस हो गया है। आलिया कश्यप ने यह भी कहा कि पीआर एजेंसी से मुझे भी इन्विटेशन मिला था कि आप अंबानी की शादी में आइए और वहां आकर रील बनाइए, लेकिन मैंने तो मना कर दिया। मैंने कहा कि भाई मैं क्यों आऊं, मैं क्यों उनकी शादी के बारे में रील बनाऊं। अब मैं तो गारंटी के साथ कुछ नहीं कह सकता कि भाई आलिया सच बोल रही है या झूठ बोल रही है, ये आप डिसाइड कीजिए। मैं अपने 2 वीडियोस में आप लोगों को ये बता चुका हूं कि कुछ सालों पहले कुछ एक्ट्रेसेस मुझे पैसे दिया करती थी अपने बारे में कुछ भी कहने के लिए, और 2 बार बताने के बाद भी बहुत सारे लोग मेरी बात को समझ ही नहीं सके। बहुत सारे लोग कमेंट्स करके ये कह रहे हैं कि भाई साहब जब आप लड़कियों से पैसे लेकर उनका प्रमोशन किया करते थे तो आप पैसे लेकर रिव्यू भी करते होंगे। दोस्तों पहले तो आप ये समझ लो कि अगर एक लड़की मुझे पैसे दे रही है और अपने बारे में गलत बातें लिखवा रही है तो इसको निगेटिव कैंपेन कहा जाता है। और मैं फिर से रिपीट करता हूं कि मुझे ऐसा लगता था कि भाई अगर एक लड़की खुद ही मुझे पैसे दे रही है और खुद ही अपने बारे में कुछ गलत लिखवा रही है तो मेरा क्या जा रहा है। मुझसे वो झूठ नहीं बुलवा रही थी बल्कि अपने बारे में गलत लिखवा रही थी, यानी कि अपने बारे में निगेटिव कैंपेन करा रही थी। यानी सिंपल अल्फाजों में अगर कहा जाए तो एक लड़की मुझे पैसे देकर खुद को गालियां दिलवा रही थी और उससे उसकी पोजीशन अच्छी हो रही थी और मेरी पोजीशन खराब हो रही थी। और एक्चुअली मुझे ऐसा लगता था कि भाई मेरा कुछ नहीं जा रहा है, मेरा क्या बिगड़ रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि नहीं, मेरी पोजीशन खराब हो रही थी। तो किसी का निगेटिव कैंपेन करना और रिव्यू करना दो अलग अलग चीजें हैं। अगर पैसे लेकर कोई झूठ बोलता है, रिव्यू करता है तो यह झूठ बोलना हुआ और किसी का निगेटिव कैंपेन करना झूठ बोलना नहीं है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि तकरीबन 4 साल पहले सुशांत सिंह की मैनेजर दिशा की मौत हो गई थी और पुलिस ने कहा था कि उस लड़की ने खुदकुशी की है और बहुत सारे लोगों ने कहा था कि नहीं, खुदकुशी नहीं की बल्कि ये एक मर्डर है। बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने भी कहा था कि ये मर्डर है। और दिशा की मौत के कुछ दिनों बाद ही सुशांत सिंह की भी मौत हो गई थी। मुंबई पुलिस ने कहा था कि उसने भी खुदकुशी की है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा था कि नहीं, ये मर्डर है। बहुत सारे मीडिया वालों ने भी यही कहा था कि सुशांत सिंह ने खुदकुशी नहीं की है बल्कि उसका मर्डर हुआ है। उसके बाद सुशांत सिंह की मौत की इन्वेस्टिगेशन की थी सीबीआई ने और आज 4 साल के बाद भी सीबीआई ये बताने के लिए तैयार ही नहीं है कि सुशांत ने खुद को खत्म किया था या किसी और ने उसका काम तमाम किया था। मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र सरकार ने सीबीआई को सिर्फ सुशांत का केस सौंपा था, दिशा का केस नहीं सौंपा था। यानी कि सीबीआई ने सुशांत के केस की तो छानबीन की थी लेकिन दिशा के केस की छानबीन नहीं की थी। और जिस दिन से यह घटना हुई थी उसी दिन से एक्टर डिनू मौर्य,
उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का नाम आ रहा है कि ये दोनों उस पार्टी में मौजूद थे जहां पर दिशा सालियान की मौत हुई थी। पुलिस का कहना यह है कि दिशा ने खिड़की से जंप लगा दी थी, लेकिन बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि दिशा को उस खिड़की से फेंका गया था। तो जब पार्टी में इतने बड़े बड़े लोग शामिल थे तो जाहिर सी बात है फिर फेयर इन्वेस्टिगेशन की तो उम्मीद आप कर ही नहीं सकते मुंबई पुलिस से। लेकिन 4 साल के बाद अब फिर से यह केस खुल गया है। महाराष्ट्र सरकार ने एक एसआईटी बनाई है और वो एसआईटी इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि हुआ क्या था, दिशा ने खुदकुशी की थी या उसका मर्डर हुआ था। लेकिन इस घटना से जुड़ी हुई जो मोटी मोटी बातें पब्लिक डोमेन में हैं, यानी कि इंटरनेट पर मौजूद है, वो मैं आपको बता रहा हूं। जब कोई इंसान खिड़की से कूदता है तो वो नीचे कूदता है, एक्चुअली दूर ऐसे नहीं कूदता। और दिशा की जो बॉडी थी वो बिल्डिंग से बहुत दूर पड़ी हुई थी। उससे ऐसा लगता है कि दिशा को विंडो में खड़ा किया गया था और फिर जोर से धक्का दिया गया था। बिल्डिंग के वॉचमैन के मुताबिक जब उसने लाश को देखा तो उसके बदन पर कोई भी कपड़ा नहीं था, दिशा बिल्कुल नंगी थी। तो अब समझने की कोशिश कीजिए कि अगर एक इंसान अपने आप को खत्म करने जा रहा है तो ऐसा नहीं हो सकता कि पहले वो अपने कपड़े उतारेगा और फिर जंप करेगा। तीसरी बात यह है कि जहां यह घटना हुई थी वो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है और उसमें सीसीटीवी लगा हुआ था, लेकिन वो सीसीटीवी फुटेज इस घटना के बाद गायब हो गया, यानी कि डीवीआर ही गायब कर दिया गया। तो सीसीटीवी फुटेज से जो मुंबई पुलिस को एविडेंस मिल सकते थे वो नहीं मिले, जब सीसीटीवी फुटेज है ही नहीं। और पुलिस ने बिल्डिंग के वॉचमैन से यह नहीं पूछा कि भाई वो सीसीटीवी फुटेज कहां है, डीवीआर कैसे गायब हुआ। और इससे भी बड़ी कमाल की बात यह है कि दिशा सालियान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज तक अवेलेबल नहीं है। और रिपब्लिक टीवी का कहना यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अंतिम संस्कार से 2 दिन बाद बनाई गई है, यानी कि अगर दिशा का आज अंतिम संस्कार हुआ है तो 2 दिन के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई गई है। इसका मतलब यह है कि वो फेक रिपोर्ट है, वो रियल रिपोर्ट नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि उसी बिल्डिंग में दिशा अपने बॉयफ्रेंड रोहन के साथ रहा करती थी, उसी घर में जिस घर में ये इंसिडेंट हुआ था। तो अगर रोहन के घर में यह घटना हुई थी तो जाहिर सी बात है रोहन को पता है कि उसके घर में कौन कौन था पार्टी में, और रोहन को यह भी पता है कि दिशा के साथ क्या हुआ था। लेकिन कमाल यह है कि पुलिस ने रोहन को गिरफ्तार ही नहीं किया। और पता है इन्वेस्टिगेशन में इतना घपला क्यों किया गया? इसलिए कि उस वक्त महाराष्ट्र का सीएम था उद्धव ठाकरे, जो आदित्य ठाकरे का बाप है। मेरे हिसाब से यह केस इतना सिंपल है कि इसको एक हवलदार भी सिर्फ 30 मिनट में सुलझा सकता है, 30 मिनट में बता सकता है कि भाई असल वजह क्या है, दिशा की मौत कैसे हुई थी। मैं कहता हूं मुंबई पुलिस कोई भी इन्वेस्टिगेशन ना करे, रोहन को उठाए और उससे 30 मिनट में यह पूछे कि भाई साहब बता दे क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था, और रोहन 30 मिनट में उगल देगा। अगर मुंबई पुलिस ये नहीं कर सकती तो रोहन को मुझे 30 मिनट के लिए दे दो। अगर 30 मिनट में उसने तोते की तरह सब कुछ ना बताया कि हुआ क्या था और दिशा की मौत कैसे हुई थी तो भाई मैं अपना नाम बदल दूंगा। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि जो इतना सिंपल केस है उसको भी मुंबई पुलिस ने सुलझाया नहीं, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन बराबर से नहीं की। तो अब आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई मुंबई में कानून व्यवस्था क्या है। इससे आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मुंबई पुलिस कितनी ईमानदार पुलिस है। इससे आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप मुंबई में हैं और कोई 2 पावरफुल आदमी आपको टंगा के चले जाएं तो भाई साहब किसी का बाल भी बाका नहीं हो सकता। मुंबई पुलिस यही कहेगी कि आपने खुद ही खुदकुशी की है। और मैं पर्सनली ऐसा मानता हूं कि कोई गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, हर आदमी के साथ बराबर का इंसाफ होना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। कोई भी पुलिस वाला ड्यूटी पर जाने से पहले एक कसम लेता है, ओथ लेता है, हर पुलिस वाले को उसको निभानी चाहिए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि सिर्फ दिशा और सुशांत की ही मौत नहीं हुई थी, बल्कि ये तकरीबन 5 फ्रेंड्स थे और 5 की एक ही महीने में एक के बाद दूसरे की मौत हो गई थी। और मुंबई पुलिस का कहना यह है कि इन सभी ने खुदकुशी की है। और अगर मुंबई जैसे शहर में 5 दोस्तों की एक के बाद एक मौत हुई हो और मुंबई पुलिस ये कहती हो कि सबने खुद को खत्म किया है, तो मैं इसको कानून का राज नहीं कहूंगा बल्कि जंगल राज कहूंगा। अक्षय कुमार की फिल्म सरफिरा आज इंडिया में रिलीज हो गई है तकरीबन 1800 स्क्रीन में। इस फिल्म का मेरा रिव्यू ये है। इस फिल्म की हाईलाइट है अक्षय कुमार की एक्टिंग। अक्षय कुमार ने इस फिल्म में बहुत ही जबरदस्त एक्टिंग की है, हर सीन में कमाल की एक्टिंग की है। अक्षय कुमार पूरी
तरह इस कैरेक्टर में घुस चुका था। यही वजह है कि अक्षय कुमार ने छोटे से छोटे सीन में भी बेहतरीन एक्टिंग की है। बहुत लंबे समय के बाद किसी फिल्म में अक्षय कुमार की इतनी बढ़िया एक्टिंग देखने को मिली है। और जैसे कि मैंने बताया कि डायरेक्टर को अच्छी तरह मालूम था कि इस कैरेक्टर को किस तरह से शूट करना है, तो जो डायरेक्टर ने अक्षय कुमार को लुक्स दिए हैं वो सभी लुक्स बहुत ही बेहतरीन है, कमाल है। मुझे लगता है अक्षय कुमार के बाकी डायरेक्टर्स को भी ये फिल्म देखनी चाहिए और उनको समझना चाहिए कि किस तरह का लुक अक्षय कुमार को दिया जाना चाहिए और किस तरह की एक्टिंग अक्षय कुमार कर सकता है, उससे कितनी बढ़िया एक्टिंग कराई जा सकती है। परेश रावल जी ने भी गोयल के कैरेक्टर को बहुत ही अच्छे से निभाया है, बहुत बढ़िया एक्टिंग की है। फिल्म में और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं और उन सभी ने अच्छी एक्टिंग की है, सभी ने अपने रोल को बहुत अच्छे से निभाया है। आप सभी जानते हैं कि ये फिल्म साउथ की एक फिल्म की रीमेक है और साउथ की उस फिल्म में वहां का सुपरस्टार सूर्या था। वो फिल्म हिंदी में OTT पर रिलीज हो चुकी है, यानी कि बहुत ज्यादा पब्लिक ने इस फिल्म को देख लिया है। और जबकि फिल्म आज ही रिलीज हुई है तो आज सुबह ही एक टीवी चैनल ने इस फिल्म को हिंदी में दिखाया है। तो जिस फिल्म को OTT पर बहुत ज्यादा लोग देख चुके हैं और जिसको आज ही टीवी पर दिखाया गया है, तो जाहिर सी बात है कहना बहुत मुश्किल है कि वो फिल्म कितना बढ़िया बिजनेस कर पाएगी। अगर लोग फिल्म शोले को भी इस तरह से OTT पर देख लेते, टीवी पर देख लेते, तो मेरे ख्याल में शायद वो भी ब्लॉकबस्टर ना होती। तो मेरे ख्याल में इस फिल्म का इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि फिल्म कितना बिजनेस करेगी या कितना नहीं करेगी। अगर आपको एक रियल इंसान की कहानी को देखना है जो आपको बहुत इंस्पायर कर सकती है, जो आपको सिखा सकती है कि आपको किसी भी हाल में हार नहीं माननी, जो आपका सपना है वो एक दिन पूरा जरूर हो सकता है। अगर आप अक्षय कुमार के फैन हैं और अक्षय कुमार की बहुत जबरदस्त एक्टिंग देखनी है तो आपको भी ये फिल्म देखनी चाहिए। अक्षय कुमार ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि अगर बॉलीवुड में किसी एक्टर की 4-5 फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं तो सभी बॉलीवुड वाले बहुत खुश हो जाते हैं, उनको बहुत खुशी हो जाती है कि भाई ये तो गया, इसका करियर तो खत्म। अक्षय ने यह भी कहा कि क्योंकि मेरी पिछली 4-5 फिल्में अच्छा बिजनेस नहीं कर सकी, यही वजह है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत खुश हो रहे हैं। और अक्की के इस बयान से वो बात साबित हो गई है जो मैं हमेशा कहता हूं कि बॉलीवुड एक फैमिली नहीं है, बॉलीवुड में कोई किसी का नहीं है। बॉलीवुड के जो एक्टर हैं वो एक दूसरे से कुत्ते की तरह जलते हैं। बॉलीवुड का ऐसा कोई भी एक्टर नहीं है जो ये चाहता हो कि बाकी सभी की फिल्में चले और उसकी भी चले। हर एक एक्टर सिर्फ ये चाहता है कि सिर्फ उसकी फिल्म हिट हो, बाकी सारी फिल्में फ्लॉप हो जाएं। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यही वजह है कि बॉलीवुड की 95% फिल्में फ्लॉप होती हैं। बॉलीवुड का एक छोटा मोटा एक्टर है गौरव बख्शी, ये गोवा में शिफ्ट हो गया है, गोवा में ही रहने लगा है, वहां इसने कोई अपना छोटा मोटा बिजनेस शुरू किया है। ये भाई साहब कहीं किसी जगह था और अपनी कार में बैठकर वहां से निकलना चाहता था, लेकिन बिल्डिंग के गेट पर किसी मिनिस्टर की कार खड़ी थी तो इसने कहा कि भाई हटा लो। उन्होंने हटाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई साहब चुपचाप वेट कीजिए, मिनिस्टर साहब आ रहे हैं। ये भाई साहब मिनिस्टर के लोगों से बहस करने लगा। मिनिस्टर के लोगों ने पुलिस को कहा कि भाई साहब इसको अरेस्ट कर लो, इसने हमें गालियां दी है, और इस भाई को अरेस्ट कर लिया गया। अरे भाई साहब कम से कम ये तो सोचता कि इंडिया में जो नेता हैं उनकी क्या पावर है। अरे भाई साहब जो नेता हैं उनके सामने कॉमन आदमी कीड़ा मकोड़ा है, कीड़े मकोड़े से ज्यादा औकात नहीं है। हिंदुस्तान की पुलिस के 80% ऑफिसर नेताओं के तलवे चाटकर जिंदा हैं। तो जाहिर सी बात है अगर आप नेताओं से बहस करोगे तो जेल जाना ही पड़ेगा। तो आपके साथ बिल्कुल ठीक हुआ। दोस्तों दिव्यांका त्रिपाठी टीवी एक्ट्रेस को आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। ये लड़की अपने हस्बैंड के साथ इटली गई हुई है छुट्टियां मनाने, और अब वहां से इसने और इसके हस्बैंड ने मिलकर एक पब्लिसिटी स्टंट किया है। इन दोनों का कहना यह है कि भाई ये इटली में एक रिसोर्ट में ठहरे हुए थे, इन्होंने एक रेंट पर कार ली हुई थी, उसी कार में इनका सारा सामान था और उस कार को इन्होंने पार्किंग में पार्क कर दिया। जो रिसोर्ट के सिक्योरिटी स्टाफ है उनसे पूछा भी कि भाई हम अपनी कार यहां पार्क करें तो सेफ है ना। उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत ही नहीं है, आप आराम से जाके अपने रूम में सो जाओ। कमाल देखिए कि इन्होंने अपना सारा सामान कार में ही छोड़ दिया, अपना पासपोर्ट भी कार में ही छोड़ दिया, अपना पर्स तक कार में छोड़ दिया, और ये दोनों जाकर रूम में सो गए। और जब सुबह को इन्होंने देखा तो पाया कि भाई किसी ने ग्लास तोड़कर सब कुछ चोरी कर लिया, पासपोर्ट भी चला गया, सारा सामान चला गया, पैसे चले गए, ये बिल्कुल नंगे हाथों रह गए। अब मुझे आप बताइए दुनिया में कौन इतना बड़ा उल्लू का पट्टा है जो कार में अपना सारा सामान रखकर होटल के रूम में जाकर सो जाता हो। दुनिया में ऐसा कौन सा नल्ला है जो कार में अपना पर्स भी छोड़ देगा, अपना पासपोर्ट भी छोड़ देगा, अपने पैसे भी छोड़ देगा और जाके रूम में आराम से सो जाएगा। क्यों भाई, रूम में ले जाते हुए कोई प्रॉब्लम हो रही थी?
किसी ने रोका हुआ था कि आप अपना पासपोर्ट अपने पैसे रूम में नहीं ले जा सकते? तो मैं इन 5 फेल एक्टरों से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि भाई साहब, आप में बस इतनी ही अकल है जितना बड़ा स्टंट आपने किया है, और इस स्टंट को अपने तक ही रखिए। पब्लिक को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आपका क्या चोरी हुआ है, क्या चोरी नहीं हुआ है। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि आज अक्षय कुमार की फिल्म सरफिरा रिलीज हुई है, लेकिन अक्षय कुमार को कोरोना हो गया है, और यही वजह है कि अक्की ने अपने आप को क्वारंटाइन कर दिया है। और खाली अक्की ही क्वारंटाइन नहीं हुआ है, बल्कि अक्की के सारे स्टाफ मेंबर भी क्वारंटाइन हो गए हैं, और यही वजह है कि अक्की अंबानी की शादी में शामिल नहीं हो पाएगा। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि अंबानी के बेटे की शादी हो रही है, और दुनिया भर से बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, बहुत फेमस लोग आ रहे हैं। इन्हीं लोगों में से एक है रेस्लर जॉन सीना। जॉन सीना भी मुंबई आ गया है इस शादी में शामिल होने के लिए। मेरा पिछला वीडियो देखकर कुछ लोगों ने कमेंट्स करके कहा है कि नहीं, मुंबई में मेरे ऊपर एक लड़की ने भी केस किया हुआ है। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, करेक्ट है। एक्चुअली ये उस वक्त की बात है जब 2021 में फिल्म राधे रिलीज हुई। मैंने राधे का रिव्यू किया, राधे डिसास्टर हो गई, और उसके बाद बुढ़ऊ ने मेरे ऊपर डिफेमेशन केस कर दिया, क्योंकि बुढ़ऊ का ऐसा मानना था कि उसकी फिल्म मेरे रिव्यू की वजह से डिसास्टर हो गई है। और फिर बुढ़ऊ ने बॉलीवुड में अपने सभी दोस्तों से कहा कि वो मुझे खूब गालियां दे, मेरे बारे में खूब बुरा भला कहे। और उसी वक्त 2021 में वर्सोवा पुलिस में एक लड़की गई और उसने कहा कि 2017 में मैं कमाल को मिली थी उसके घर पे, और उसने मेरा हाथ पकड़ा था। FIR में यही लिखा हुआ है कि कमाल ने मेरा हाथ पकड़ा था और मुझसे कहा था कि मेरे साथ एंजॉय करोगी क्या। पुलिस ने लड़की से पूछा कि भाई, आपके पास कुछ SMS है, कोई सबूत है ये प्रूव करने के लिए कि हाँ वाकई ही आप उससे मिली थी? लड़की ने कहा कि नहीं, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। तो पुलिस ने ये केस लेने से मना कर दिया। पुलिस ने कहा कि भाई, बिना सबूत के तो हम केस नहीं ले सकते। लेकिन क्योंकि इस केस के पीछे बुढ़ऊ था, बुढ़ऊ ने ही उस लड़की को भेजा था, तो एक्चुअली बहुत सारे नेताओं ने पुलिस स्टेशन में फोन किया और कहा कि भाई, आपको केस रजिस्टर करना ही पड़ेगा। ठीक है, आप जिन धाराओं में भी केस रजिस्टर करना चाहो करो, लेकिन केस रजिस्टर करो। और पुलिस ने मजबूरी में आकर वो केस रजिस्टर किया। लेकिन वो केस क्या है? वो केस है बेलेबल। इस केस का मतलब यह है कि अगर मैं पुलिस स्टेशन में जाता हूं तो पुलिस मेरा बयान लेकर मुझे जमानत पर रिहा कर देगी, मुझे अरेस्ट नहीं कर सकती। लेकिन पुलिस ने मुझे हरेस करने के लिए इस केस में भी अरेस्ट किया था। लेकिन जैसे ही पुलिस कोर्ट में लेकर के गई, वैसे ही जाते ही मुझे जज साहब ने जमानत दे दी। उसने कहा कि भाई, आप जाइए। मैं आप सभी लोगों को चैलेंज करता हूं कि आप किसी एक लड़की को पुलिस स्टेशन में भेजिए और उससे कहिए कि वो आपको 4 साल पहले मिली थी और 4 साल पहले आपने उसका हाथ पकड़ा था। मैं देखता हूं कि कोई भी पुलिस थाना केस दर्ज कर सकता है क्या। अगर इस तरह से FIR दर्ज होने लगी तो भाई साहब, कोई भी लड़की कहेगी कि आपको 5 साल पहले मिली थी और आपने 5 साल पहले उसका हाथ पकड़ा था, बात खत्म हो गई। तो कहने का मतलब यह है कि यह भी एक फेक केस था जो बुढ़ऊ ने ही कराया था। जैसे कि मैंने कहा कि अंबानी के बेटे की शादी हो रही है और दुनिया भर से बहुत फेमस लोग मुंबई पहुंच रहे हैं, तो किम करदाशियन भी मुंबई पहुंच चुकी है शादी में शामिल होने के लिए। शायद आप में से बहुत सारे लोग ये पूछेंगे कि भाई, किम करदाशियन कौन है? भाई साहब, ये लड़की बहुत पहुंची हुई लड़की है, दुनिया की बहुत फेमस लड़कियों में से एक है। आप सभी जानते हैं कि बांटने वाली एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी एनिमल से बहुत फेमस हो चुकी है, और एनिमल के बाद इस लड़की को एक के बाद एक दूसरी फिल्म मिल रही है। अब तृप्ति डिमरी ने आनंद अल राय की एक फिल्म साइन कर ली है जिसमें हीरो है धनुष। इस फिल्म का टाइटल बहुत बढ़िया है, तेरे इश्क में। टाइटल से ही पता लग रहा है कि ये एक लव स्टोरी होगी। शायद ये भी वैसी फिल्म होगी जैसे कि रांझना थी। मैं आपको बता दूं कि बांटने वाली डिमरी एनिमल के बाद तकरीबन 10 फिल्में साइन कर चुकी है। अगर एक फिल्म का 5 करोड़ रुपए भी ले रही है भाई साहब, तो 50 करोड़ रुपए अंदर हो चुके हैं, और 10 फिल्मों में से एक फिल्म तो हिट हो ही जाएगी। तो जाहिर सी बात है, अगर एक फिल्म हिट हो गई तो 10 फिल्में और मिल जाएंगी। तो कहने का मतलब यह है कि तृप्ति का कैरियर पूरी तरह पटरी पर आ चुका है, तृप्ति की लाइफ सेट हो चुकी है, बात खत्म। अंबानी की शादी के बारे में मैं पहले ही कई चीजें आपको बता चुका हूं, लेकिन जो आखिरी चीज है वो बहुत ही कमाल की चीज है। आप सभी जानते हैं कि मुकेश अंबानी साहब अपने बेटे की शादी का कार्ड लेकर सोनिया गांधी जी के घर पर गए थे, और मुकेश अंबानी जी सोनिया जी के घर पर तकरीबन 1 घंटे तक रहे थे। उसके बाद मुकेश अंबानी जी राहुल गांधी जी के घर पर भी गए थे, उनको भी कार्ड दिया था, उनको भी शादी में आने का न्योता दिया गया था।
और इसी तरह से और भी बहुत सारे नेताओं को मुकेश अंबानी ने शादी में बुलाया है। वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी मुंबई पहुंच चुकी है शादी में शामिल होने के लिए। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि सोनिया गांधी जी या राहुल गांधी जी इस शादी में शामिल नहीं हो रहे हैं, जबकि खुद मुकेश अंबानी जी चलकर आए थे दिल्ली और उनके घर पर जाकर उनको काट दिया था। इसके बावजूद भी गांधी फैमिली से कोई भी इस शादी में शामिल नहीं हो रहा है। कहने का मतलब यह है कि सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने यह साबित कर दिया है कि वो पैसों के सामने नहीं झुकते हैं। अगर वो अंबानी को गलत कहते हैं तो बस गलत है, वो उसके बेटे की शादी में शामिल नहीं होंगे। दोस्तों, अगर आपने आज का वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।